नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। गोलूवाला के राजकीय विद्यालय भवन के नवनिर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोलूवाला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुछ दिन पूर्व बरसात से गिरी छत के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छत के साथ पूरी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ दिन पूर्व राजकीय विद्यालय की बुरी तरह क्षतिग्रस्त कमरे की छत भरभरा कर गिरने से विद्यालय में आयोजित बैठक में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया था। गनीमत यह रहा कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ज्ञापन के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं होता और विद्यालय में बच्चे मौजूद होते तो काफी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। ज्ञापन के अनुसार जिस कमरे की छत गिरी उसके पास ही बने अन्य कमरों की हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है। पूरे विद्यालय की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। उस दौरान घटना के दिन अन्य कमरों में विद्यालय की अध्यापिकाएं भी बैठी थी। ज्ञापन में विद्यालय भवन का नवनिर्माण कराने की मांग की गई है। इस मौके पर राकेश ढाका, रिंकू सिंगला, जगतपाल, सुभाष बेनीवाल, भीम निवाद, प्रेम गोदारा, केवल जिंदल, जयपाल थोरी, राजेंद्र महला, राजेंद्र बिशु, बलराम निवाद, प्रेम सिंगला, राजेंद्र सियाग सहित गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हाँ, तो गोलूवाला के अंदर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसकी स्थिति के लिए है, उसकी स्थिति सुधारने के लिए है। और जिस प्रकार से कन्या विद्यालय की स्थिति देखे तो वो एक दयनीय है। और स्कूल के अंदर काफ़ी दिनों से किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं हुई है, जिसके कारण से कमरे जो 1972-73 में बने थे वो जर्जर हालात में हैं। उसमें 2-3 कमरे अचानक गिर गए तो स्कूल बनता, नहीं तो वो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसी प्रकार से कई कमरे हो रहे हैं जो नकारा है। और आज उस स्कूल की स्थिति है कि वो मेन सड़क से कम से कम 5 फुट नीचे है और सड़क का पानी उस स्कूल में जंगलों के मार्फत से जाता है। तो हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए थे कि आपदा के तहत आप उसमें कुछ कमरे बनाइए, कुछ हम पंचायत समिति से बनाएंगे, कुछ हम MLA कोटे से बनाएंगे और कुछ सरकार से कलेक्टर साहब से कुछ आपात स्थिति के अंदर सहायता लेकर के हम कमरों के लिए निवेदन करने आए थे। और उन्होंने कलेक्टर साहब मिले भी हैं, उन्होंने हाँ भी भरी है कि आप पक्को चलते, उसके बाद में उसकी व्यवस्था कर दूँगा। पर जिस प्रकार से सरकार स्कूलों को या काश्तकारों की हर प्रकार से अनदेखी कर रहे हैं, ये निंदनीय विषय है और इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और सरकार को ये पता नहीं है कि यह जनता जो चुन करके आप और हम सब लोगों को भेजे हैं, ठीक है, उनका बहुमत है। सरकार बोली तो आज जिस प्रकार से सरकार होटल में है और होटल से राज चलाने की बात करते हैं, परंतु 1.5 महीने से लगातार ब्यूरोक्रेसी हावी है और किसी प्रकार का जनहितकारी में हर प्रकार की निर्माण रुके हुए हैं। पेयजल और विद्युत की तो इतनी व्यवस्था है जिसके कारण से आम जनता में त्राई है और टीडियों का अंत तक इतना ज़्यादा हो गया कि सरकार के आपते से बाहर हो गई और काश्तकारों की फसल खराब हो रही है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार उनकी सर्वे कराए, जिन काश्तकारों के नुकसान हुए उनको मुआवजा देकर के उनकी भरपाई किया जाए। गांव हरिपुरा के ग्रामीणों ने गांव में कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में किए गए अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर हरिपुरा ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले गांव हरिपुरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव चक हरिपुरा में सार्वजनिक स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, वाटर वृक्ष, धर्मशाला, गलियों में सरकारी स्कूल की चारदीवारी के पास धमाका कुई, लकड़ियां, गोबर की खाद डाल रखी है। गंदगी के कारण गंभीर बीमारियां फैल रही है, बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। पूर्व में स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों व अध्यापकों को बदबू भरे माहौल में रहना पड़ रहा था, इससे अध्ययन प्रभावित हो रहा था। 15 जुलाई को समिति सदस्य व सरपंच की ओर से बैठक में गांव के विद्यालय के पास व गलियों की सफाई के लिए प्रस्ताव लिया गया था। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मशाला, विद्यालय की चारदीवारी के पास किए गए अतिक्रमण, धमाका कुई व गोबर खाद उठाने के लिए ग्रामीणों से समझाइश की गई थी। इससे 30% गलियां व गुआड़ की सफाई हो चुकी है, परंतु 70% गलियों में अभी भी लोगों ने कूड़ा, कचरा, गंदगी, धमाका कुइयां बना रखी है। इससे बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। गाँव के बहुत से लोगों ने जलघर, शौचालय बना रखे हैं, फिर भी घर के बाहर गली में धमाका कुइयां भी बना रखी हैं। जलघर, शौचालय के लिए सरकारी राशि भी उठा रखी है, इसकी जांच होनी चाहिए। समिति अध्यक्ष के अनुसार गांव को स्वच्छ रखने के लिए पिछले काफी समय से समिति की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, परंतु गांव के कुछ लोग राजनीतिक रंजिश व हठ धर्मिता के चलते गांव के सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, वाटर वर्क्स, गलियों में धमाका कुई व गंदगी को हटाने के लिए मना कर गाँव में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने गाँव में किए गए अतिक्रमण को हटाने की भी मांग की।
बहुत ज़्यादा गंदगी है, धर्मशाला है, आंगनबाड़ी है, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर बहुत परेशानी है। कूड़ी धमाका कुई वाटर बक्स बाहर कर गलियाँ के माँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। तो बिना हमारी कमेटी है जिसकी बिना हटाना चाहे और कई लोग है जगह पे कह भी मैं हटावा को तो भी हमारे साथ मिलना चाहिए साथ समझ। और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, धर्मशाला आंगनबाड़ी के सारे धमाका कुई कूड़ी गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रखी है। इन स्कूल के बाहर कर धमाका कुई और अकूड़ी और लकड़ी जमा कंध के बरोबर भींत के बरोबर है जो जुगाड़ बहुत इन वाटर बग से सारा गंदगी है। वाटर बग के साथ में बहुत ज़्यादा गंदगी बस बना रखी है। हाँ सरपंच ने सूचित कर दियो, कमेटी को मैंने प्रस्ताव दे रहा है और सरपंच साहब की मोह रहेंगे माध्यमाई में सरपंच का सारा कुछ हाँ लग रही है कौन लोग मानू को लग रहा लोग को मान लग रहा। फीस वृद्धि के विरोध में संगरिया के स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय के समक्ष चल रहा विद्यार्थियों का धरना मंगलवार को कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों के मध्य हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। संगरिया के स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय के समक्ष धरने पर बैठे विद्यार्थियों और कॉलेज प्रशासन के मध्य वार्ता के बाद पिछले 7 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। इस दौरान संगरिया उपखंडाधिकारी डीवाईएसपी व संगरिया थाना प्रभारी वार्ता में मौजूद रहे। कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच हुई वार्ता में विद्यार्थियों की मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। छात्र नेता महेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 7 दिनों से फीस वृद्धि के विरोध में छात्र कॉलेज के समक्ष धरने पर बैठे थे। कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों की वार्ता के बाद कॉलेज के कई विद्यार्थियों को फीस में 5,500 रुपए की रियायत दी गई है। इनमें वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कृषि संकाय के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्र यदि 2 किस्तों में फीस का भुगतान करते हैं तो उन्हें 5,200 रुपए की रियायत देने पर सहमति बनी है। मजबूरी में ये विद्यार्थी घर से निकला, खेत को टिड्डी खा गई, फसलें खराब होगी, लॉकडाउन में घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, घर में मानसिक स्थिति अभिभावक की कमजोर है, क्योंकि अब बाहर इसलिए बैठते हैं माँ किसी की नहीं चाहती। गुरुजी माँ का दर्द अलग है कि मेरा बेटा जाए और लड़े इस बीमारी के अंदर, इसलिए कि मौत उधर भी है और मौत इधर भी है। अगर चुप्पी लेके घर बैठ के कोई कर्जे से कोई आत्महत्या करके मर जाएगा। लगातार 7 दिन से सफाई के नेतृत्व में संगरिया के स्वामी केशवानंद कॉलेज के अंदर फीस वसूली, जो लॉकडाउन के अंदर कॉलेज बंद है उसकी फीस वसूली का आंदोलन हमारा चल रहा था। आज स्थानीय प्रशासन, एसडीएम महोदय, डीएसपी महोदय और थाना प्रभारी संगरिया के मध्य हमारी वार्ता हुई कॉलेज प्रशासन के साथ में, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के 5500 रुपये कम किए हैं। 22,000 रुपये फीस थी और इस फीस के अंदर हमारी जीत हुई है। आज कॉलेज प्रशासन झुका है, विद्यार्थी लगातार फीस के लिए जायज़ मांग के लिए बैठा था और कॉलेज प्रशासन नाजायज विद्यार्थी से लूटकर पैसे वसूल कर रहा था। इधर हमारे किसान की फसलें खराब हो रही थी, आर्थिक दौर इतना कमजोर हो चुका था, उसके चलते विद्यार्थी कोविड-19 में भी आंदोलन था जिसकी आज जीत हुई है। और बहुत सारे कॉलेज में आंदोलन आज भी जिले में चल रहे हैं कृषि के विद्यार्थी के, और हम कल दूसरे आंदोलन जो गोगामेडी है उसमें हमारी सफाई टीम जाएगी और उस विद्यार्थी की आवाज के लिए मजबूती से उठाएगी। टाउन के वार्ड संख्या 32 में सड़क व नाली निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गुंडागर्दी नगर परिषद, अवैध निर्माण नगर परिषद, अवैध निर्माण। टाउन के वार्ड संख्या 32 में वार्डवासियों ने सड़क निर्माण कार्य में धांधली करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सूर्या नगर में गली नंबर 1 से 4 तक सड़क में नाली निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। महर्षि गौतम स्कूल से लेकर लगभग 32 फुट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, जहां 270 फुट तक कोई सड़क व नाली का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ केवल रिहायशी मकान ही बने हुए हैं। वार्डवासियों ने बताया कि मौके पर सड़क के लिए लगभग 32 फुट चौड़ी जगह है, लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त 32 फुट की एक तरफ की जगह छोड़कर 27 फुट पर ही सड़क व नाली बनवाई जा रही है। वार्डवासियों का आरोप है कि कॉलोनी के रिहायशी मकानों की तरफ 5 फुट की जगह बेवजह छोड़ी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ के मकानों की 5 फुट की जगह को कथित रूप से कब्जे में लेकर नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि पूर्व में कॉलोनी के कुछ मकानों के आगे नक्शे के मुताबिक नालियां बनवाई गई थी, उसे भी तुड़वा कर दोबारा बनवाया जा रहा है। वार्ड की महिलाओं का आरोप है कि इस संदर्भ में जब वार्ड पार्षद से बात की गई तो उसने समस्या सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने के कारण वार्डवासियों में रोष व्याप्त है।
है। वार्डवासियों ने सड़क व नाली निर्माण कार्य की जाँच करवाकर नक्शे के मुताबिक निर्माण कार्य करवाने की मांग की है। पास में एक मैं 5 फुट जगह छोड़ के बनावांगा, मैं 5 फुट जगह छोड़ने को दिया। नाली एकदम सारा निकल चाहिए, निर्माण करियो नहीं, बाहर लोगों को चाहिए हमारा निर्माण होना चाहिए। पार्षद धमकी दे के गए अभी नाली तो यही 5 फुट छोड़ के जगह बनेंगी, हम बनाने नहीं देते हैं उनको। हाँ कागज तुम बनवाएंगे, हमारी नाली बना के दिया, पास में बनाओ सड़क को, माने कोई मतलब कौन, चाहे 30 फुट बनाए, चाहे 32 फुट बनाए, चाहे 5 फुट बनाए, माने सड़क को मतलब कौन, नाली पास में बननी चाहिए। सर हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे वार्ड में जो निर्माण हो रहा है वो अवैध रूप से हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं जैसे अलग से वार्ड में हुआ है वैसे सभी वार्डों में जैसे हो रहा है निर्माण वैसे ही हो, और इसके लिए हमने सभी ने आवाज़ उठाई है। लेकिन यहाँ पार्षद पति हैं जो धमकी दे के जा रहे हैं, भाई आप लोगों को उठवाया जाएगा, फलाना है ढिमकाना है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है जो बंद करवाया जाए। ये जो निर्माण करवा रहे हैं नगर पालिका द्वारा, तो ये कह रहे हैं कि 27 फुट से बाहर हम नहीं करेंगे निर्माण, और हम कह रहे हैं निर्माण सेंटर से नाप लेकर बनवाया जाए, और जिस तरफ इस तरफ बनी है ना नाली, उसी तरफ दीवार के हटा के नाली बनाई जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और ये जो है अपनी जबरदस्ती चला के 5 फुट छोड़ के उस पे अतिक्रमण करवाना चाहते हैं अपने चेतों को लाभ देने की। पार्षद धमकी दे रहा है, आंख दिखा रहा है इतनी, वो बोल रहा है ये 27 फुट से बाहर हम नहीं जाएंगे, चाहे 20 वर्ष बाद बने तो भी यही बनेगी। क्या पार्षद का पति आया था नाली का निर्माण कराने के लिए, तब हमने एक ही बात रखी थी उसके सामने, भी दोनों साइड में बिड़ा के नाली बनाई। ठीक है, उसने कहा मैं दोनों साइड में बिड़ा के बनाऊंगा। एक साइड में इसने निर्माण करवा दिया, दूसरे साइड में अतिक्रमण करवा रहा है जो 5 फुट का है। किसी का मकान 1.5 फुट आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं वो तोड़े, ठीक है, लेकिन वो लुगाइयों को आके फिर धमकी दे रहा है भी ये सड़क है मैं उधर छोड़ूंगा, चाहिए आप किसी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, आयुक्त के पास जाओ, मर्जी आओ तो मुख्यमंत्री को लिख के दो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम मैं वार्ड का मेरी लुगाई है, लेकिन मैं करवाऊंगा जो करवाऊंगा। निर्माण कार्य एक तरफ 5 फुट जगह छोड़ के चल रहा है, नाली का निर्माण और सड़क का निर्माण। हम चाहते हैं जो भी है सेंटर में बने, एक लाइन में बने। अगर जो कहीं मकान बना है, हम नहीं कह रहे हैं भी तोड़ो, वो नगर पालिका का काम है, लेकिन जितनी भी जगह है उस पर नाली बने और सड़क बने। हम लोग जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं वो हमारे जो सामने सड़क और नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। हमारी जो सड़क है मौजूदा 32 फुट है, परंतु नगर परिषद के जो कागज है उनमें 27 फुट बोल रही है। एक तरफ पार्षद पति आकर नाली को बिल्कुल मकानों के बिड़ाते हुए बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ की जो नाली है वो पार्षद पति के मौसी के बेटे भाई का मकान आ रहा है, जिसमें वो 5 फुट का अतिक्रमण करवाकर 5 फुट जगह छोड़कर नाली का निर्माण 27 फुट में करवा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि ये जो नाली का निर्माण है, इधर मकानों की भिड़के बनी है तो उस साइड में भी मकानों के भिड़ा के ही बनाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो हमारी 3 नंबर गली है उसमें वो सड़क 30 फुट की है, जबकि नाली का निर्माण 28 फुट में उसी पार्षद के द्वारा, पार्षद पति के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि वहां भी उनके कोई चहेतों का मकान है। जब हम लोग यहाँ से हमारे काम पे निकल जाते हैं, पार्षद पति जयन अयन को लेके गली में आते हैं और वो लोग महिलाओं को धमकाते हैं कि जब आप नाली का निर्माण नहीं होने दोगे तो हम पुलिस प्रशासन को बुलवाकर आपको यहाँ से उठवा लेंगे, और फिर देखते हैं आपको नाली का निर्माण से हमें कौन रोक सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 के चलते इस बार का स्वतंत्रता दिवस बहुत अलग होने वाला है। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इसी संदर्भ में आज मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। एडीएम अशोक असीजा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते इस बार राज्य सरकार ने भीड़ एकत्रित करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में इस बार स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें कलेक्टेड से ही पत्र के जरिए शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी। आज कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक रखी थी। कल एक विस्तार से विभिन्न अधिकारियों की एक अलग से बैठक रख रहे हैं। कोरोना के मद्देनज़र राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं
उनमें बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और स्वतंत्रता सेनानी, चूँकि वो भी वरिष्ठ होते हैं, तो उनको नए बुलाए जाने के, उनके स्वास्थ्य के मद्देनज़र नए बुलाए जाने के निर्देश हैं। लेकिन उनको शुभकामनाएं संदेश हम अलग से यहाँ से जारी करेंगे, जैसे कि गाइडलाइन है। और बच्चों के अलावा स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो कार्रवाई होती है वो कल एक्शन प्लान बना लेंगे और धूमधाम से मनाएंगे। अवैध नकली डीजल की तस्करी के विरोध में पिछले कई दिनों से चल रही पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों तथा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बैनर तले पेट्रोल पंप संचालकों की चल रही हड़ताल को लेकर मंगलवार को प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों व एसोसिएशन पदाधिकारियों के मध्य कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम अशोक असीजा, एएसपी जसाराम बोस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने गाँव में कथित रूप से हो रही अवैध डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने के लिए टीम गठित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सहमति जताते हुए एसोसिएशन पदाधिकारियों ने तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अधिकारियों ने गठित की गई टीम के जरिए एक सप्ताह के अंदर तस्करी को बंद करवाने का आश्वासन दिया। इस पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए गठित उक्त कमेटी में वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट व पुलिस अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। हम ये हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, आज हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया गया था यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमारे को रेस्पॉन्स मिला। इन्होंने हड़ताल ना रखने के लिए बोला गया कि आपकी समस्या क्या है। तो जो अवैध तस्करी हो रही है और बायोडीजल का अवैध धंधा हो रहा है, उसको रोकने के लिए बड़ा अच्छा हमें सहयोग मिला। इन्होंने प्रशासन ने एक टीम बनाई है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के इन्होंने नुमाइंदे लेके इसको ख़त्म करने के लिए तो एक समय अवधि दी गई है। जैसे डीएसओ साहब हैं और एडिशनल एसपी साहब ने एक टीम दी है पुलिस डिपार्टमेंट की, और साथ में सेल टैक्स डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा रहेगा, और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। जितने भी पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ये स्पेशली उनके छापा डाल किया जैसे, और अवैध तस्करी को बंद करें। पंजाब बॉर्डर से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध हो रही है। उसका रिजल्ट यही है कि हमारे हनुमानगढ़ जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर 90% बिक्री बंद हो चुकी है, क्योंकि 10% पर पंप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वैट का जो डिफरेंस है, वह डिफरेंस से ही मतलब ये बेनिफिट उठा रहे हैं, अवैध तस्करी कर रहे हैं, स्टेट से लाकर राजस्थान में बेच रहे हैं। ये हमारे क्या नुकसान है। आज हमारी मीटिंग हुई एडीएम साहब के, एडिशनल एसपी साहब के, डीएसओ साहब, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ वार्तालाप में उन्होंने एक कमेटी गठन करने का कहा है, जिसमें एक पुलिस प्रशासन की पूरी टीम होगी, वेट्स एंड मेजरमेंट का आदमी होगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का होगा, और प्रशासन का एक अधिकारी, नायब तहसीलदार या तहसीलदार। गाँव में अवैध रूप से जो डीजल की बिक्री हो रही है, तस्करी हो रही है, उसके ऊपर छापेमारी कर रोकने की बात की। हड़ताल आज हम स्थगित कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए टाइम मांगा है कि एक हफ्ते में हम सारी कार्रवाई करके आपको इसका रिजल्ट देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के असेसमेंट में कथित रूप से धांधली करने वाले एनएच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन थाना प्रभारी को परिवाद सौंपा। पूरा मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने मंगलवार को टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप पूर्व में दर्ज करवाए गए परिवाद पर त्वरित रूप से कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के चलते किसान पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। आखिर में नेशनल हाईवे के अधिकारी और किसानों के मध्य हुई वार्ता में अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिए जाने पर सहमति बनी थी। किसानों का कहना है कि एनएच के अधिकारियों ने कृषि भूमि का बाजार भाव से कम असेसमेंट कर कृषि भूमि की कीमतों का न्यूनतम आंकलन किया था, जबकि कृषि भूमि की कीमतें बाजार भाव के मुताबिक काफी ज्यादा हैं। किसानों का कहना है कि कई बार आला अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। वहीं इस संदर्भ में असेसमेंट के नाम पर धांधली करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस थाना में परिवाद दर्ज करवाए गए, लेकिन लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। किसानों ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हम नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। गुरुसर के एरिया में 48 लाख रुपया मिला बीते। उसके साथ ही बीच में रोड आ गई, रोड से आगे निकलते ही 26 लाख कर दिया। उससे थोड़ी सी आगे निकलते ही बीच में एक छोटी सी नहर आ गई, नहर से आगे 5 लाख कर दिया। हम भी नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, हमारे वहाँ कॉलेज हैं, इंडियन गोदाम के गोदाम है, फैक्ट्री है वहाँ पर, तो हमारे को कोई सुनाई नहीं हो रही है। इतने पैसे मिल रहे हैं हमारे को, हम ये मांग रखते हैं। आज हम एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं, मांग पूरी हो जाएगी पुलिस के समक्ष धरना देंगे और करेंगे थाने के आगे। ब्लॉक स्तरीय राजकीय विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों को 15 अगस्त को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय राजकीय विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में एसीबीओ रोहताश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय विद्यालयों में नामांकन सहित अन्य गतिविधियों में अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को 15 अगस्त को राज्य, संभाग व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस संदर्भ में समस्त संस्था प्रधानों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता अपने दस्तावेजों की प्रति के साथ एक प्रतावली तैयार कर वर्ष भर में किए गए कार्यों का विवरण सीपीओ के माध्यम से सीडीओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। सीडीओ कार्यालय में आवेदनकर्ताओं का मूल्यांकन कर उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के अंतर्गत एक विशेष ही योजना है जो संस्था प्रधान बहुत ही अच्छा कार्य वर्ष भर में करते हैं, उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर सम्मानित और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इसके लिए सभी जो संस्था प्रधान है उनसे आवेदन मांगा जाता है, वो अपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन सहित अपनी पत्रावली तैयार करके सीपीओ के माध्यम से सीडीओ कार्यालय को भिजवानी है और वहाँ जो उनका मूल्यांकन करके और राज्य स्तर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। अतः विधिवत पत्र भी जारी कर दिया है। पुनः इस संचार माध्यम से मैं सभी संस्था प्रधानों से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो साल भर में एक्टिविटी की हैं उन एक्टिविटियों का पूरा चित्र सहित और संक्षिप्त विवरण और मिनिएचर बना करके और सीपीओ कार्यालय में तुरंत जमा करवाएं ताकि उनको सम्मानित किया जा सके।
ओम बन्ना टाइगर फोर्स की ओर से मंगलवार को टाउन स्थित कान्हाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स द्वारा टाउन स्थित कान्हाराम मेमोरियल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि टाउन थाना प्रभारी रमेश चंद्र माचरा, नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ तथा डॉक्टर प्रदीप सारंग थे। ओम बन्ना टाइगर फोर्स के पदाधिकारियों ने अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर बोलते हुए अतिथियों ने आम जन से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कमजोरी आती है, इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उन्होंने रक्तदान करने से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि रक्तदान से हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती हैं। अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रदीप सारंग ने कहा कि हर स्वस्थ पुरुष को 3 महीने में तथा महिला को 4 महीने में कम से कम एक बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से नए ब्लड सेल बनते हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इस मौके पर 90 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को मास्क व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ये सारण ब्लड बैंक पर ये ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन का एक कैंप का आयोजन रखा गया, जिसमें करीब 50 स्वयंसेवक है जो इनकी फोर्स के हैं, उनके द्वारा अभी रक्तदान किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम है। किसी जरूरतमंद को ब्लड बैंक से इमरजेंसी में मदद मिलती है तो किसी की जान बचाई जा सकती है। और मेरे सभी से ये निवेदन है कि अभी जो कोविड का जो चल रहा है ये टाइम, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है, इनका उपयोग करें और पालना करें, और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं उनकी पालना करें। जो ओम बन्ना टाइगर फोर्स है उनके जिलाध्यक्ष और उनके साथियों ने जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया वो निसंदेह बहुत ही सराहनीय। लोग पैसे दे सकते हैं, लेकिन जब नौजवान खून देने के लिए जाता है तो माँ मना कर देती है कि नहीं। और इस खून देने से तो कितना पुनीत कार्य है कि कितने लोग, कोई भाई है, कोई जवान है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई खून देने वाला नहीं होता है, गरीब है। अगर ये इस तरह खून ब्लड बैंक को फुल कर दे तो निश्चित रूप से पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा। और मैं सहृदय और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने राष्ट्रीय ओम बन्ना की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जन्मदिन पे मनाए, और ऐसी आपदा और महामारी के बीच में इन्होंने जो कार्य किए, मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और सीआई साहब का इन्होंने मान सम्मान किया। वो कोरोना वॉरियर है, कोरोना के बीच में जाके और लड़ाई लड़ रहे हैं। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध देशी शराब के 36 पवों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशे व सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से देशी शराब के 36 पौवे बरामद किए हैं। उप निरीक्षक लालचंद ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी निवासी सुरजीत सिंह के रूप में हुई है। इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रात 9 अगस्त श्री शैलेश चंद सब इंस्पेक्टर ने एक आरोपी को 36 पौवे शराब से है, इसकी जांच मैं कर रहा हूँ। आरोपी को पैसे दर्ज किए गए, जैसे अदालत के आदेश होंगे आगे। जंक्शन में स्थापित परिसंपत्ति प्रबंधन सह विपणन केंद्र का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋणों सहित SMEM व्यक्तिगत खंड के ऋणों को बढ़ावा देने हेतु 26 परिसंपत्ति प्रबंधन सह विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। हनुमानगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 14 ग्रामीण बैंकों में से RMGB को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। हनुमानगढ़ में स्थापित परिसंपत्ति प्रबंधन सह विपणन केंद्र का उद्घाटन मंगलवार को क्षेत्रीय प्रबंधक अयूब खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक व्यवसाय महेंद्र कुमार शर्मा, EMSH प्रभारी महेश जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक अयूब खान ने बताया कि क्षेत्र की 14 शाखाओं के सभी प्रकार के ऋणों का समस्त कार्य इस केंद्र पर ही संपादित किया जाएगा। हमारे बैंक के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानेंद्र जैन के कुशल नेतृत्व में आज परिसंपत्ति कम विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में 14 ब्रांचेज का लोन प्रोसेसिंग के साथ साथ मार्केटिंग विपणन का कार्य भी आज से हमने प्रारंभ कर दिया है।
यहाँ AMSH में पूरा स्टाफ दिया जा रहा है और मार्केट से प्रपोजल्स लाकर के उनका त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।